आपने कलीदी किरदार अदा किया था वकला की आज़ादी के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए। आज जो ये आईनी तरमीम पास हुई है, क्या आप समझते हैं कि इससे जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है और जो मुदाखलत है सियासत के अंदर जजेस की, वो ख़त्म हो जाएगी? देखें, मैं समझता हूँ ये बिल एक ओवरकिल है। जो सियासत में मुदाखलत थी उसको वो जो उन्होंने 184(3) का अमेंडमेंट किया है, मेरे ख्याल से वो उसको टेक केयर करता था। जो 26वीं तरमीम है, मैं समझता हूँ कि अब ये अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के ताबे है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिफॉर्म होना था, लेकिन ये भी एक ओवरकिल है। अगर आप देखेंगे जो नई जुडिशल कमीशन है उसके 13 मेंबरान में से यू कैन काउंट के गवर्नमेंट ऑफ द डे के हमेशा मेजॉरिटी होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं तो वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और वो में उनका टेन्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, ये भी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट डोमिनेटेड कमीशन जो है जी वो डिटरमिन करेगी कि किस बेंच के किस फर्द को, किस जज को कितने साल का टेन्योर देना है। फिर जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उसको तब्दील किया गया है। वो 18वीं तरमीम में बड़े डिलिबरेट थॉट के बाद जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। देखें, अब उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस में हमेशा कंपटीशन होगा कि कौन इंग्रेशिएट करता है अपने आप को प्रोस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री कमेटी से। ठीक। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को अपॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि सीनियर मोस्ट जजेस वहां चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जैसे इंडिया में है। यहाँ पे तो वो भी एग्जीक्यूटिव डिटरमिन करेगा, उसमें चीफ जस्टिस को भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। जी, ये आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि हिंदुस्तान में कैसे फर्क है मुनीर साहब, कि हिंदुस्तान में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनते हैं। फाइव सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होते हैं। ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ जुडिशल कमीशन करेगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अंडर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनानी ही थी तो कम से कम इनका टेन्योर तो सिक्योर रखते। इसमें तो है फॉर सच टर्म एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द जुडिशल कमीशन। आप इनको 1-1 साल की प्रोबेशन पर डालेंगे, इनका टू मच टेम्पटेशन टू यील्ड टू द एग्जीक्यूटिव। ये इन प्रिंसिपल जो है जज कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन ये एक रेस चलेगी विद इन द सुप्रीम कोर्ट, बजाय इसके कि कोर्ट में डिविजन्स को कम किया जाता। मैं समझता हूँ अब इंटरपर्सनल डिविजन हद से ज्यादा होंगी। ये बताइए कि इन द स्ट्रगल फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये आपने बड़ी बात की कि ये आज एक अच्छा दिन नहीं है अदलिया के आज़ादी के लिए, मगर मुनीर साहब बात तो ये भी थी, वकला बरादरी भी कहती रही कि जी हमारी अदलिया जो है बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है। सम पीपल सेड दे वर आस्किंग फॉर इट। आपने देखा कि कैसे कुछ चीफ जस्टिस जो थे वो डैम के ऊपर भी सुओ मोटो लेते थे, डैम फंड भी बनाते थे। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो उन्होंने सियासी जमातें भी बनाई। तो आप नहीं समझते दैट समवेयर दिस हैड टू बी स्टॉप्ड? Yes, I agree with you, but I believe that the amendment to जो 184(3) में है कि जो एप्लीकेशन में फेयर है वही होगी। सो मोटो जो है वो मैं तो समझता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बड़ी हद तक जो है ये जो आप एग्जांपल्स दे रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले के हैं।
जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तो मोटर जुरिस्डिक्शन पे एक लगाम जरूर पड़ी। वो जो लगाम पड़ी है उन घोड़ों पे पड़ी थी जिनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है ऑन दैट बेंच। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अगर आप इवैल्यूएट करते हैं जी। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक फिक्स टेन्योर होता शैल बी अ जज, जैसा चीफ का है कि 3 साल का होगा चीफ जस्टिस। अगर पहले रिटायर हो जाता है तो 3 साल पहले रिटायर हो जाएगा, 3 इयर्स वो सी आउट कर देंगे। राइट। ये एक फिक्स टर्म तो है। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस होंगे उनका भी एक राइट सर, एक और सवाल आपसे करूंगी और वो ये है कि जुरिस्डिक्शन की बात की गई। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा और ये सवाल उठाया कि ये सवाल रोज़ खड़ा होगा कि जो केस है वो क्या हमने सुनना है या एक आईनी बेंच ने सुनना है। तो इसके अंदर जुरिस्डिक्शन का भी एक मसला पैदा हो जाएगा बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जी मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा। देखें, मैं समझता हूँ अपार्ट फ्रॉम 184(3) आर्टिकल 199 से जो केसेस आते हैं हाई कोर्ट से, 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन या केसेस में कोई ना कोई फंडामेंटल राइट्स का इशू होता है। जब फंडामेंटल राइट का इशू होगा तो फिर उस फंडामेंटल राइट की तशरीह का इशू होगा, और जब उसकी तशरीह का इशू होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ टक करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी बेंचेस हैं, माइनस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, उनका एक अलग व्यू होगा। ये तो मैं समझता हूँ जो प्रोफेस्ड ऑब्जेक्टिव था, सस्ता और जल्दी इंसाफ, उसमें एक नया हर्डल होगा। आप इस तरमीम का खैर मकदम नहीं करते और आप नहीं समझते कि ये अदलिया की आज़ादी के लिए अच्छा होगा? मैं नहीं समझता कि इससे अदलिया की आज़ादी बढ़ी है। मैं समझता हूँ उस पे इसमें हम 20 साल पीछे गए।